हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भाई क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 और आज हम पहुंच चुके हैं कहां पर? परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत। ठीक है ना। आज हम क्वांटम मॉडल की बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो ये मॉडल भाई शुरुआत कैसे हुआ, यहां पर जो महत्वपूर्ण आपका जो रोल निभाया वो किसने निभाया भाई? दे ब्रोगली की द्वैत प्रकृति। वहां से इस जो आपके पूरे जो मॉडल है इसका क्या हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, बात करते हैं, कुछ बातें मैंने आपको लिख रखी हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति या हम किसी भी मैटर का ड्यूल नेचर ले लें, ठीक है ना, किसी भी द्रव्य की हम द्वैत प्रकृति ले लें तो उस द्वैत प्रकृति से यांत्रिकी एक नई पद्धति का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। यांत्रिकी की एक नई पद्धति आई जिसे क्या बोला आपने? क्वांटम यांत्रिकी, जिसे क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी कहा। ठीक है, जिसको क्या बोला? क्वांटम यांत्रिकी या तरंग यांत्रिकी आपने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के दो आधारभूत सिद्धांत हैं, यानी अगर हम बात करें इस क्वांटम यांत्रिकी तो जो ये बेस्ड है वो कितने सिद्धांतों पर बेस्ड है? दो सिद्धांतों पर। कौन कौन से भाई? पहला तो हो गया आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसको हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर नहीं पढ़ा तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए। ठीक है, वहां पर हमने डिटेल से बात करी है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत आपका नया है जिसको आज आप पढ़ोगे, वो क्या है? श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत। ठीक है, जहां पर श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण दी थी उसको हम समझेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम श्रोडिंगर की तरंग समीकरण की, क्योंकि इस सिद्धांत को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण है उसको देखना भाई ध्यान से। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत वह दे ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर, यानी इसने एक तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लिया और इसने दे ब्रोगली की जो द्वैत प्रकृति वो वाली इसने समीकरण लेकर या वो वाला सिद्धांत के आधार पर श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को विकास किया, यानी श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किसने दिया, तो आप क्या आंसर दोगे भाई? श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया। ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्वांटम यांत्रिकी मॉडल किन सिद्धांतों की सहायता से दिया गया, तो आप कहोगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत और दे ब्रोगली की द्वैत प्रकृति के आधार पर क्वांटम यांत्रिकी का मॉडल दिया गया। जो किसने दिया था भाई? हाइजेनबर्ग ने दिया। ठीक है ना। आगे देखो, आगे क्या बात लिखी है? इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को तरंग समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जब आप पेपर दोगे तो वहां पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण थी वो क्या बताती है भाई? देखो, उस अगर समीकरण को मैं लिखूं तो देखना भाई, डेल स्क्वायर साइन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इजकल टू 0। ये समीकरण आपकी श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहलाती है। एक बार दोबारा सुन लो, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इजकल टू 0। ये आपकी क्या है? श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, वेव इक्वेशन है। अब आपसे पूछ ले कि भाई इसमें आपका ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, तो मैं इनको लिख लेता हूं कि यहां पर ये जो एक्स और वाई और जो जेड है वो क्या है भाई? तीनों निर्देशांक है। तो यहां लिख देता हूं कि यहां x, y व z तीनों निर्देशांक है। ठीक है, तीनों एक्सिस हमने ले ली, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो ये त्रिविमीय समीकरण है। ठीक है ना। अगर एक विमीय समीकरण लिखोगे तो वहां कोई सी एक एक्सिस आ जाएगी। ठीक है ना। ये त्रिविमीय समीकरण है जिसमें आपकी तीनों डायरेक्शन है। और आपसे पूछ ले कि यहां पर आपका जो m है वो क्या है? m बराबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, आपसे पूछ ले यहां पर h क्या है? h सबको पता है, प्लांक स्थिरांक है 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये हो गया आपका प्लांक स्थिरांक। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। और V बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और साइन बराबर क्या है? यहां पर साइन है आपका तरंग फलन, वेव इक्वेशन, जिसको आयाम फलन भी बोल देते हैं। ठीक है, वेव फंक्शन
आइगन फंक्शन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू लिखो। अच्छा, अब एक बार होता क्या है कि आपका इन तीनों जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं इनकी जगह पर एक अलग से ऑपरेटर रख देता है, और वो ऑपरेटर मैं आपको बताता हूं क्या होता है भाई। देखना, यहां इसकी जगह पर क्या रख दिया जाता है, कई बार साइन स्क्वायर डेल, साइन स्क्वायर डेल नहीं, डेल स्क्वायर साइन, ठीक है ना। ये जो डेल स्क्वायर है इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको इसको भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं लैप्लेशियन संकारक। क्या बोलते हैं इसको, लैप्लेशियन संकारक। संकारक को हिंदी में बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है ना। लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, किसको, डेल को, ठीक है ना। तो डेल स्क्वायर साइन, ये इन सबकी जगह पर रखा है अपन ने, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, बाकी का जो जैसा के जैसा है उसको ऐसा के ऐसा ही लिख दो। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, आप इसको भी लिख सकते हो। दोनों में से जो आपको बेटर है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप इन चीजों को अपनी कॉपी में लिख लो, फिर कुछ और बातें और मैं बताऊंगा। श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन और दी थी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे भाई। लिख लो पहले इनको, लिख लिया। देखो कुछ और बातें मैं आपको साइन के बारे में बताऊंगा। यहां पर साइन क्या है, कई बार आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो आपसे इसका दूसरा नाम पूछेगा, तो मैंने बता दिया आयाम फलन भी इसको कहते हैं। आपको जो एक एग्जाम था किसका, एनवीएस का, नवोदय विद्यालय का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है भाई। अब देखो और क्या बातें हैं साइन के बारे में। साइन, जिसको और क्या बोला है आपने, तरंग फलन, ये क्या बताएगा भैया आपको, यह आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। और जानकारी इन द सेंस में आपको अगर बोलूं तो ये किसको बताता है भाई, ऊर्जा स्तर को बताता है, ठीक है। किसको बताएगा, ऊर्जा स्तर को बताता है, एनर्जी लेवल को बताता है। दूसरी अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर की, तो साइन स्क्वायर किसको बताता है भाई, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को कौन बताएगा, साइन स्क्वायर बताएगा। तो अगली बात आपसे अगर कोई साइन स्क्वायर पूछ ले, साइन स्क्वायर क्या बताता है, तो आप क्या लिखोगे, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, ठीक है। और पाए जाने की संभावना को कौन बताएगा, साइन स्क्वायर बताएगा। प्रोबेबिलिटी हो गई है, ठीक है ना। कि अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर का मान ज्यादा है, अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर का मान ज्यादा है, तो मतलब वहां उस स्थान में आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर का मान कैसा है, कम, तो कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी हो गई, कम हो गई। और अगर मैं कहूं कि साइन स्क्वायर का मान 0 है, इसका मतलब परमाणु के उस क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं पाए जा रहे, और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना, नोड वगैरह क्या है। अभी समझ लो कि साइन स्क्वायर का मान अगर मैं कहूं अधिकतम है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। साइन स्क्वायर का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आपके कम होंगे उस स्थान में। साइन स्क्वायर का मान 0 होगा तो कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। समझ गए। तो एक डेफिनेशन भी हम यहां से लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि परमाणु का वह क्षेत्र या परमाणु का वह स्थान जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक मिल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, ऐसे स्थान को हम कक्षक कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहेंगे, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लो। क्या लिखोगे, परमाणु का वह स्थान, परमाणु का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो या अधिकतम हो, कक्षक कहलाता है। कक्षक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल कहलाता है। याद रहे, कक्षा और कक्षक दोनों अलग अलग हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग टर्म हैं। एक बार मैं आपको क्वांटम संख्या पढ़ा दूं पहले, फिर कक्ष और कक्षक में मैं आपको अंतर भी बताऊंगा कि क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो क्या बोला, परमाणु का वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स, और हिंदी में क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे, ठीक है। एक बार लिख लो ये सारी बातें, और फिर आपको एक इक्वेशन और दी थी श्रोडिंगर ने, उसके बारे में भी बताता हूं, ठीक है भाई। पहले ये लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो सारी बातें, ठीक है। मिटा दें भाई, इसको आयाम फलन भी कहते हैं, इस बारे में याद रखना, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट देखना, एक इक्वेशन और दी थी जिसमें आपका एक ऑपरेटर आएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। उस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। देखो,
देखना भाई, ऐसे परमाणु या अणु, ऐसे परमाणु या अणु जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, यानी टाइम के साथ चेंज ना हो, परिवर्तित नहीं होती, ऐसे तंत्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न प्रकार है। श्रोडिंगर समीकरण निम्न प्रकार है। देखना भाई, ऐसे आपके परमाणु या अणु जिनकी जो एनर्जी है वो टाइम के साथ चेंज ना हो, तो ऐसे तंत्र के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए श्रोडिंगर ने कौन सा समीकरण दिया उसको देखो। इसने क्या समीकरण दिया भाई, एच कैप, एच ऑपरेटर और ई साइन। ठीक है, यहां पर जो एच ऑपरेटर है या एच कैप भी आप इसको बोल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, संकारक बोलेंगे। ठीक है, एच कैप, ये आपका फॉर्मूला, इसको भी किसने दिया था भाई, श्रोडिंगर ने दिया था। तो आपसे पूछ ले कि भाई अगर एनर्जी टाइम के साथ चेंज ना हो तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, आप इस फॉर्मूले को बताओगे। और अगर श्रोडिंगर तरंग समीकरण पूछा है तो आपको जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको लिखोगे, उसमें लैप्लांशियन जो कारक है, जो संकारक है, जो डेल स्क्वायर था, उसको आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, जो डेल का मान है वो किसके बराबर होता है, या डेल स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बराबर होता है आपका मान किसका, डेल स्क्वायर का। और इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर आपसे कोई पूछ ले इसका नाम क्या है तो आप क्या लिखोगे, लैप्लेशियन ऑपरेटर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको संकारक बोलेंगे। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखना, एक बार आप इसको लिख लो भाई। लिख लिया, चलें आगे। ठीक है भाई, तो देखो आज मैंने आपको यहां पर पढ़ाया क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। इसके बाद का जो टॉपिक है वो लेंथी है, इसमें इंक्लूड करूंगा तो पूरा आएगा नहीं। ठीक है ना, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वांटम संख्या। ठीक है ना, कितनी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे भाई, 4 पढ़ेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसको एज़मुथल भी बोलते हो इंग्लिश में, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ये 4 क्वांटम संख्या है। एग्जाम में क्वेश्चन तो बनता ही है, 11th क्लास में तो बनेगा ही, और कंपटीशन एग्जाम में भी यहां से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर एक हम अगला लेक्चर लेंगे आपका नोट वगैरह, उसमें उसको इंक्लूड कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अब आपके इस चैप्टर में कितने लेक्चर और बनेंगे, 2 लेक्चर बनेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।